So hello friends, this is C. Akshat Jain. I am a chartered accountant qualified in November 2023 and I am currently engaged as an IDT consultant in a practicing chartered accountant firm. So मेरा एक पैशन रहा था शुरू से ही कि मैं लोगों को पढ़ाऊँ या चीज़ों को सिखाऊँ किसी को। इसीलिए मैं आईडीटी कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंसी फर्म में ज्वाइन हुआ। और अभी मतलब अब मैंने सोचा है कि आई विल गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट बाय टीचिंग स्टूडेंट्स। और मैं ये सब काम यूट्यूब पे ही करने वाला हूँ, सारी क्लासेस यूट्यूब पे ही लेने वाला हूँ फॉर द टाइम बीइंग। सो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में सिर्फ। सो मेरी जो क्लासेस रहेगी, जो भी मैं लूँगा वो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर होगी और पूरी यूट्यूब पे रहेगी। सो इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 3 सेक्शन बी, जो कि हमारा पेपर नंबर 3 है टैक्सेशन लॉज का, वो पूरा 100 मार्क्स का कवर करता है। उसमें सेक्शन बी जो अपना इनडायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट है वो अपना लेगा 50 मार्क्स। तो ये पूरा 50 मार्क्स का पेपर मैं ट्राई करूंगा कि नवंबर 24 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कर पाऊँ अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के। और उसके बाद जो हम बात करेंगे सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, वो है पेपर नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। तो सीए फाइनल के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस का पेपर आएगा उसके अंदर सभी चीजें इंक्लूडेड रहेगी, मतलब पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन कवर होएगा। जबकि सीए इंटरमीडिएट के लिए जो पेपर नंबर 3 है उसके अंदर बेसिक हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। तो ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में और जो मैं करने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे उसके बारे में। एक बार के लिए हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या दोनों लेवल्स पे अपना कोर्सेज रहेगा। सो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट की, तो हमारा पेपर नंबर 3 है टैक्सेशन का, जो 100 मार्क्स का रहेगा। एंड द थिंग इज कि मैं जो क्लासेस लेने वाला हूँ वो अपनी पूरी की पूरी आईसीआई के मॉड्यूल पे बेस्ड होने वाली है। सो चिंता मत करना दोस्तों, हम जो भी पढ़ेंगे सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे। अगर उसमें कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट रहेगा तो मैं बता दूंगा। वैसे आईसीआई ने अभी रिसेंटली अपनी मॉड्यूल्स अमेंड करके अपडेट कर दी है, तो नवंबर 24 के लिए तो जो पोर्टल पे है वही एप्लीकेबल रहेगी। तो पेपर 3 अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंटरमीडिएट के लिए बात करूंगा तो इसमें सेक्शन ए तो अपना इनकम टैक्स लॉ का आता है जो 50 मार्क्स कवर करेगा। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हुए सीधे जंप करते हैं। हाँ, तो सेक्शन बी का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है हम लोग वो पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए। और ये अपने कवर करेगा पूरे 50 मार्क्स। देखो दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत इजी है कंपैरेटिवली। अगर मैं इनकम टैक्स के बारे में बात करूंगा तो लॉ भी छोटा है, यानी कि एक्ट भी छोटा है। और उसके अलावा इसको अगर एक बार तुमने क्लियरली समझ लिया तो तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटर में तो सिर्फ 50 नंबर दिलाएगा, लेकिन फाइनल में नी नी करके भी 70 से 80 नंबर दिला के जाएगा अगर ढंग से समझोगे तो। मैं कोशिश करूंगा लाइव एग्जांपल्स हर चीज लाइव चीजों के साथ समझाऊं। और पूरी क्लासेस में फिर बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे ही रहेगी, तो तुम्हें कोई भी किसी को भी दिक्कत होगी तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट आउट देयर। सो तो सेक्शन बी जो इंटरमीडिएट का हमारा कवर करेगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, उसके अंदर हमारा 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो इंटरमीडिएट में कुछ इतना रॉकेट साइंस है ही नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। एकदम सिंपल सा है, सब बेसिक बेसिक चीजें कवर की गई है कि कब टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स लगता है, कितना लगता है, किस पे नहीं लगेगा, क्या क्या स्कीम्स में हम टैक्स जमा कर सकते हैं और ये सब। अगर मैं कंटेंट की बात करूं, टू बी मोर प्रिसाइज, तो देखो, मेरा पहला कंटेंट आता है जीएसटी लॉ का इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट का मतलब ये बताएगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वो आर्टिकल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर मिली कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट कर सके। एकदम बेसिक सा पार्ट है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं रहता है। सेकंड पार्ट आएगा अपना कंटेंट में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। देखो दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे लॉज हैं। हर स्टेट का एक स्टेट जीएसटी लॉ है। अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज या राजस्थान की, तो राजस्थान का राजस्थान जीएसटी एक्ट है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट है। ऐसे हर स्टेट का अलग अलग, और यूनियन टेरिटरीज का यूटी जीएसटी एक्ट होता है। फिर एक सेंट्रल लॉ रहेगा सेंट्रल जीएसटी एक्ट, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। और एक नेशन वाइड लॉ रहता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है वो तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बट अभी के लिए मैं बता दूं कि हमारे जो कोर्स में आता है वो सीजीएसटी एक्ट आता है और आईजीएसटी एक्ट आता है। तो सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टैक्स रेट का मेजर फर्क रहेगा, बाकी पूरा 99% सेम है। सिर्फ सेक्शंस के नंबर को लेके डिफरेंस है, बाकी कहीं डिफरेंस नहीं है। सीजीएसटी और एसजीएसटी बात में एक्ट में बात करूं तो उसमें भी कहीं पे कुछ डिफरेंस नहीं है, किसी किसी जगह पे कुछ अमाउंट की लिमिट्स का फर्क हो सकता है। बाकी अदरवाइज 99% स्टेट जीएसटी एक्ट भी मेरा सेम है।
तो उस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें बहुत सारा पढ़ना है। हमें सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है और आईजीएसटी एक्ट पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और इंटर की मैं बात करूँ तो इंटर में तो आईजीएसटी एक्ट भी नहीं है, सिर्फ सीजीएसटी एक्ट ही हमको पढ़ना रहेगा। तो तो अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो मेरा पहला कंटेंट रहेगा एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी लॉ। तो सीजीएसटी मतलब सीजीएसटी लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, किस चीज पे अप्लाई नहीं होगा, क्या क्या इसके अंदर टैक्सेस सब्स्यूम हुए हैं। पहले आपने सुना होगा कि वैट होता था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था। अभी वो मैक्सिमम चीजों पे नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे सीजीएसटी आईजीएसटी लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या रहता है? सप्लाई इज द थिंग ऑन विच जीएसटी शुड बी चार्ज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस किस चीजों पे लगेगा। मैं अगर एक एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल आई हैव सोल्ड सम सर्टेन गुड्स टू मिस्टर ए। तो अगर मेरा वो सेल ऑफ गुड्स सप्लाई माना गया है जीएसटी एक्ट के हिसाब से, तो मेरे को उस पे जीएसटी देना है। ये अपना सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी सप्लाई नहीं समझाया कि क्या होती है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि सप्लाई को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। सप्लाई का मतलब किस चीज पे जीएसटी लगेगा। दिस इज अ चार्जिंग सेक्शन फॉर जीएसटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। देखो दोस्तों, जीएसटी में है ना, दो तरह से टैक्स हम लोग जमा कर सकते हैं। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि फॉरवर्ड चार्ज में जो टैक्स होता है वो सेलर पे करता है, और रिवर्स चार्ज में जो टैक्स होता है वो परचेजर पे करता है। तो सर ऐसा नहीं है कि दोनों टैक्स जमा कर रहे हैं, मतलब सेलर भी दे रहा है परचेजर भी दे रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स या सर्विसेज स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस पे परचेजर को टैक्स देना है और इस पे सेलर को टैक्स देना है, जिसका लॉजिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। इसके अंदर हमें लिस्ट मिलेगी कि क्या क्या चीजें टैक्सेस से या जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। सिर्फ जीएसटी की हम लोग बात करें दोस्तों। कंपोजिशन लेवी एक छोटे टैक्स पेयर्स के लिए स्कीम है जिसके अंदर उनको इतना सारा कंप्लायंस बर्डन नहीं रहता है, जो जीएसटी में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। तो उनके लिए एक सिंप्लीफाइड स्कीम है जिसको हम कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर अगर बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है। एक तो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब किस गुड्स को क्या माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक को एरेटेड वाटर बोलते हैं, सोडा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर उसका भी कंटेंट होता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर स्वीटनर का भी कंटेंट होता है। तो इसको किस गुड्स में या किस किस चीज में क्लासिफाई करना है। ऐसे ही बहुत सारी तरह की सर्विसेज होती है, जैसे रिपेयर सर्विस हो गई। रिपेयर के अंदर अगर हम और ज्यादा जाएंगे तो एसी रिपेयर, कार रिपेयर, मशीनरी रिपेयर, ये सब चीजें आ जाती है। तो क्लासिफिकेशन किस गुड्स का कैसे क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। जीएसटी कौन सी चार्ज होनी है, सीजीएसटी लगनी है, एसजीएसटी लगनी है या आईजीएसटी लगनी है, ये डिटरमाइन होता है प्लेस ऑफ सप्लाई से। अगर हम सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है, अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी चार्ज होता है। बेसिक अभी के लिए इतना समझो। टाइम ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो टाइम ऑफ सप्लाई में अपना पकड़ा जाएगा कि कब मेरे को जीएसटी जमा करना है, कब मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी वैल्यू पे मेरे को जीएसटी जमा करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत ही वास्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे जीएसटी एक्ट का। इसी की वजह से पूरा जीएसटी का चेन जो है वो एकदम प्रॉपर है, और जो बाकी टैक्सेस है वो खत्म हो पाए। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, तो दोस्तों इसमें फुल फ्लैज क्वेश्चन हमारा बन सकता है। इसके लिए हम लोग बेसिकली कि कब जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ हमारा आता है रजिस्ट्रेशन। तो किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, किसको जीएसटी पे करना है, किसको नहीं लेना है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा हमारा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो इसके अंदर हम लोग को ये पढ़ने मिलेगा कि किस तरह का हमको इनवॉइस बनाना होता है, क्या क्रेडिट नोट होते हैं, क्या डेबिट नोट होते हैं, क्या कंटेंट होना चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का, जो हम लोग थोड़ा एडवांस डिजिटलाइजेशन वाले जमाने में हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ एक ई वे बिल का कॉन्सेप्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे, जो मैं बाद में समझाऊंगा क्लास के ड्यूरिंग ही। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन करने होते हैं। 8 पॉइंट आएगा रिटर्न हमें क्या क्या भरने हैं। 9th आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करना है। तो हमारा बेसिक इतना इतना कंटेंट इंटर के टाइम रहेगा। और ये वाला कंटेंट बहुत ही बेसिक है, एकदम ध्यान से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली होएगा और बहुत छोटा कोर्स है। अगर इंटर को मैं खत्म करूं और उसके बाद अपन चलेंगे अगर फाइनल में, तो फाइनल का पेपर नंबर 5 है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। इधर देखो, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज का मतलब है लॉज कवर हो रहे हैं, सिर्फ जीएसटी नहीं है, इसके अंदर कस्टम्स एक्ट भी है।
तो हमें जीएसटी भी पढ़ना है, कस्टम एक्ट भी पढ़ना है, बट जीएसटी 80 मार्क्स का पोर्शन कवर करेगा, कस्टम सिर्फ 20 मार्क्स का पोर्शन कवर करेगा। तो मेजर मेजर चंक इसमें भी हमारा जीएसटी का ही रहेगा। और ऑफ कोर्स मैं अपनी क्लासेस के ड्यूरिंग कस्टम्स को भी कवर करूंगा एज एंड व्हेन अपना जीएसटी कंप्लीट होता है। तो अगर मैं इन इसमें बात करूं तो अभी देखो बहुत सारी चीजें सिमिलर दिखेगी। ये देखो पार्ट 2 कस्टम्स का है अपने। अगर मैं सिर्फ जीएसटी जीएसटी को देखूं तो अपनी बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलेगी। सप्लाई का कॉन्सेप्ट वहां भी है, चार्ज का कॉन्सेप्ट इंटर में भी है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर में भी है, एग्जाम्पशन इंटर में भी है, टाइम ऑफ सप्लाई इंटर में भी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटर में भी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन टैक्स, इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ तक हमारा सारी चीजें इंटर में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। हमें सेम चीज ही रिपीट करनी है, सेम चीज ही दोबारा पढ़नी है। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ डिटेलिंग में हो, इंटर का पार्ट कम हो, बट मोर और लेस सब कुछ सेम रहेगा। एक बार इंटर में ढंग से पढ़े, फाइनल में आधा मॉड्यूल तो तुम्हारा ऐसे ही क्लियर हो गया। हम लोग मॉड्यूल 2 के अगर चैप्टर 11 तक की भी बात करें तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सिर्फ इंटर का रिवीजन हो रहा है। चैप्टर 12 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन है। आजकल हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, इवन मैं अपनी क्लासेस की बात करूँ तो मैं भी उसको इलेक्ट्रॉनिकली ही चला रहा हूँ। या हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजन की बात करते हैं तो वो सब चीजें भी इलेक्ट्रॉनिकली चल रही है। तो उन ट्रांजेक्शन्स पे जीएसटी की कैसे एप्लीकेबिलिटी है, अब देखो चीजें थोड़ी सी फाइनल में आके कॉन्सेप्ट्स एडवांस हो जाएंगे। जिन चीजों में प्रॉब्लम थी, जिन चीजों में थोड़ी सी चीजें हम लोग अपने माइंड को या थिंकिंग को वाइडन करेंगे तो हमारे को चीजें समझ में आने लगेगी कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। तो वो सब चीजें फाइनल में ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद हम जाते हैं रिटर्न्स। तो रिटर्न्स का टॉपिक हमारे इंटर में भी है, वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। मॉड्यूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, कि क्या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स जीएसटी में होते हैं, इम्पोर्ट्स पे क्या जीएसटी की लाइबिलिटी रहेगी। 15 चैप्टर नंबर की बात करूँ तो रिफंड्स की, जीएसटी का अगर मैंने एक बार सर पे कर दिया तो रिफंड मिल सकता है क्या, अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, कितना मिलेगा, उन सब की बात होगी हमारी रिफंड्स में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जॉब वर्क की, तो कि जॉब वर्क क्या होता है। तो जॉब वर्क कुछ भी नहीं है, बेसिकली हम लोग गुड्स को अगर किसी काम के लिए इधर उधर भेजते हैं, किसी से करवाने के लिए कुछ काम, तो उसको सेल माना जाएगा क्या। अगर सेल नहीं मान रहे हैं तो जीएसटी में कैसे ट्रैक करेंगे, उसको क्या करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 मेरा चालू होता है असेसमेंट्स एंड ऑडिट। अभी देखो चैप्टर नंबर 17 से अगर हम लोग 17 से चलेंगे तो 22 23 तक हमारा सब कुछ लिटिगेशन पार्ट से रिलेटेड है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर जीएसटी की कंसल्टेंसी चैप्टर नंबर 17 से चैप्टर नंबर 22 तक ही होती है। तो अगर मैं चैप्टर 17 की बात करूं तो जीएसटी के असेसमेंट्स ऑफिसर कैसे करेंगे, ऑडिट कैसे होती है जीएसटी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 18 की मैं बात करूं तो जीएसटी के ऑफिसर्स इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, सर्च क्या होता है, सीजर क्या होता है, जिसको हम लोग सर्च को रेड भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। रेड वैसे ऑफिशियली कभी यूज नहीं होता है। तो सर्च क्या होता है, किस किस को अरेस्ट किया जा सकता है। फिर चैप्टर 19 आता है कि कैसे हम लोग डिमांड आएगी, किस तरह से उसकी रिकवरी ऑफिसर्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है। फिर चैप्टर 20 आएगा कि हम लोग को कोई ऐसे ऐसे केसेस रहेंगे जिनमें हमारी लाइबिलिटी आएगी अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो, कि हमें जीएसटी पे करना है, या नहीं भी रजिस्टर्ड है तो उन पे भी कोई कोई लाइबिलिटी आ सकती है। उसके बाद क्या ऑफेंसेस जीएसटी में होते हैं, उनके ऊपर क्या पेनल्टीज है। कोई अगर ऑर्डर हमारे अगेंस्ट इशू हो गया है तो उसके अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल करते हैं, उसको अपील बोलते हैं। कोई ऑर्डर अगर मेरे पास आया है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि आपको 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, आपने ये गलती करी है, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया मेरे अगेंस्ट कि भैया ये जमा करो, लेकिन अगर मैं जमा नहीं कर रहा हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है अपील फाइल करने का। तो अपील इज, अगर हम लोग अपील की डिक्शनरी मीनिंग में जाएंगे तो अपील का मतलब होता है हम लोग किसी को रिक्वेस्ट या प्रे करते हैं, उस तरह से अपील। तो हम लोग अपील कैसे कर सकते हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट, वो सब है। फिर एडवांस रूलिंग के बारे में कि कुछ हमें जीएसटी के प्रोविजन को लेके डाउट है तो उसको लेके हम लोग पहले से रूलिंग ला सकते हैं कि सर आपको ये करना है तो आप वो कर लो। इसको बोलते हैं एडवांस रूलिंग। उसके बाद कुछ छोटे मोटे मिसलेनियस प्रोविजन है जीएसटी के रिलेटेड, वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज पे। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर मैं पहले बात करूँ तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 5 नंबर कवर करती है अपना, अगर देखा जाए तो पेपर में। और पेपर अगर मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीए के एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना कुछ भी मत, पेपर 100% अटेम्प्ट होना चाहिए। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर मैं बात करूंगा तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज नथिंग बट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि कैसे हम लोग किस चीज को कितना रिबेट देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी कब कम लगेगी, कब ज्यादा लगेगी, क्या उसके क्लॉजेज हैं, क्या रूल्स हैं, वो सब है। वो एक पॉलिसी है पूरी, तो पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे।
अगर मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँ तो कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती है, किस पे लगती है और किस-किस चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी एग्ज़म्प्ट है, हम लोग वो पढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटी सुना होगा, हम लोग बचपन से सुनते आए हुए हैं कि किसी ने कुछ इम्पोर्ट किया, उस पे कस्टम ड्यूटी लग गई, डबल कस्टम ड्यूटी लग गई, कार मँगाई तो कार की वैल्यू जितनी कस्टम ड्यूटी आ गई, तो वो सब है। ऑफ़ कोर्स हम लोग को रेट नहीं पढ़ना है क्योंकि इंडस्ट्री वाइड रेट बहुत सारी है, हर चीज़ की रेट्स अलग-अलग है, तो रेट्स हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग को चीज़ें समझाई जाएगी, किस तरह से चीज़ें होती है, लगती है। चैप्टर 2 की बात करूँ तो कितनी तरह की कस्टम्स ड्यूटी होती है और उनका क्या-क्या मतलब होता है। चैप्टर 3 अगेन मेरा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। चैप्टर 4 में जैसे मेरा जीएसटी में वैल्यूएशन था, ऐसे कस्टम में भी एक तरह से वैल्यूएशन होता है जिसमें हमें इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। चैप्टर 5 में 5 इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इम्पोर्ट किया जाता है और कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब क्या प्रोसेस होता है और क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जब बात आती है तो हम लोग को लगता है यार कैसे होता होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कैसे हम लोग सामान बाहर बेच पाते होंगे, क्लियरेंस कैसे होता होगा। तो वो सब चीज़ें हमारी चैप्टर 5 कवर करेगा। चैप्टर 6 की बात करूँ तो कस्टम्स में एक कॉन्सेप्ट होता है वेयर हाउसिंग का, जहाँ पे हम लोग कस्टम डिपार्टमेंट के ही वेयर हाउस में हमारे सामानों को रखवा सकते हैं। तो ये उससे रिलेटेड है, वेयर हाउसिंग, ये अपने घर के जनरल वेयर हाउस से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कस्टम्स में रिफंड कैसे मिलता है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो मैंने बता ही दिया है। तो बेसिक बेसिक अपना इतना कवर रहेगा सीए फाइनल के लिए, और सीए इंटर का भी मैंने बता दिया है। तो ये क्लासेस मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, सब कुछ यूट्यूब पे रहेगा और सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि एकदम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे दे के समझाऊँ। एंड सॉरी फॉर दिस कि मेरे पास इतना इक्विपमेंट अभी नहीं है जिससे मैं एकदम प्रॉपर एनोटेशंस कर सकूं, बट मैं कोशिश करूंगा और जल्दी मैं अपने सारे इक्विपमेंट्स को अपडेट करके अपग्रेड करके आपके पास लेके आऊंगा ताकि आप लोग क्लासेस को एंजॉय कर पाए। और इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों की क्लासेस फ्री रहेगी, किसी को भी कोई भी डाउट होगा अगर आप लोग कमेंट में डालोगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोग को पर्सनली कोशिश करके रिप्लाई करूँ। अगर नहीं भी होता है तो मास डाउट है तो मैं पूरा वीडियो उस पर बना दिया करूँगा। So stay tuned to my channel and please subscribe to the channel so that you can stay informed about what are the new contents I am uploading on my channel. Thank you so much for listening to this video. I'll start my course and announce the dates soon. Thank you.